नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज झीरम कांड की 10वीं बरसी है। आज ही के दिन 2013 में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं पर बड़ा हमला कर पूरी कांग्रेस को ही कमोबेश खत्म कर दिया था। झीरम कांड पर ही केंद्रित हमारा खास कार्यक्रम कंट्रोवर्सी आप देखिए। एक हमला, कई नेताओं की मौत, खूनी इबारत की विभत्स कहानी और फिर विवाद। बहुत दुख है, मुझ में भी दुख। सवालों के घेरे में अपने ही लोग, सवालों के घेरे में पूरी घटना और सवालों के घेरे में खुद सरकार। इस हमले ने एक साथ 29 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व ही लीन लिया था। इस घटना ने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया और इस घटना ने छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री के दावों की पोल खोल दी। 25 मई 2013, जगह झीरम घाटी। शाम का वक्त और आमतौर पर नक्सली गतिविधियों के लिए पहचानी जाने वाली दरभाग घाटी के आसपास के गांवों के लोग जंगलों से अपने जीवन यापन के काम को समेटकर वापस अपने घरों की तरफ लौट चुके थे। लेकिन उन्हें कहां मालूम था कि एक आम सा लगने वाला दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन होने वाला है। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव सिर पर थे। कांग्रेस लगातार 10 साल से सत्ता से दूर थी और अंदरूनी उठापटक से जूझ रही थी। तभी कांग्रेस के तेज तर्रार नेता नंद कुमार पटेल को प्रदेश की कमान सौंपी गई। नंद कुमार पटेल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी धड़ों मसलन विद्याचरण शुक्ल, अजीत जोगी, महेंद्र कर्मा सरीखे नेताओं को साधते हुए आगामी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। चुनाव में अभी लगभग 6 महीने का वक्त बाकी था, इसीलिए पटेल ने पूरे प्रदेश में रमन सरकार के खिलाफ यात्रा निकालने का प्लान बनाया और इस यात्रा का नाम रखा परिवर्तन यात्रा। परिवर्तन यात्रा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी नेता शामिल रहते थे और फिर 25 मई 2013 को ये यात्रा जगदलपुर पहुंची। जगदलपुर नक्सल केंद्र के तौर पर जाना जाता था और तमाम बड़े नक्सल हमले इस क्षेत्र की पहचान बन चुके थे। चूंकि कांग्रेस के काफिले में कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल थे, इसीलिए काफिले की सुरक्षा महत्वपूर्ण थी। साथ ही इस यात्रा में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा भी थे, जो नक्सलियों के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर पहचान रखते थे। नक्सलियों ने कई बार महेंद्र कर्मा को धमकी दी थी, इसीलिए सुरक्षा के तौर पर उन्हें वीवीआईपी की श्रेणी में रखा गया था। एक तरफ नक्सलियों की धमकी थी तो दूसरी तरफ इनका दृढ़ निश्चय, जो बस यही कहता था कि कांग्रेस को ये पूरी यात्रा सड़क मार्ग से तय करनी है ताकि लोग परिवर्तन यात्रा से अपने आप को जोड़ सके। लेकिन कांग्रेस नेताओं की ये सोच उन पर कितनी भारी पड़ने वाली थी, इस बात का उनको जरा भी इल्म नहीं था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला नहीं हुआ है, वो लोकतंत्र पे और हमारे देश की जो सोच है उस पर हमला हुआ है। मैं जानता हूं कि आप लोगों में बहुत दुख है, मुझ में भी दुख है। 25 मई को कांग्रेस के सभी नेता सड़क मार्ग से परिवर्तन यात्रा को खत्म कर वापस लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें झीरम घाटी से होकर गुजरना था।
शाम करीब 4 बजे का वक्त था और आमतौर पर इस खूबसूरत घाटी में सन्नाटा जल्दी पसर जाता है। तो शाम के 4 बजे लगभग सूनी सी इस घाटी में गाड़ियों के लंबे काफिले ने इस सन्नाटे को चीरा और फिर अपनी गाड़ियों में बैठे अगले चरण की रणनीति बनाने में मशगूल कांग्रेस नेताओं के काफिले में जबरदस्त धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार था कि जिस जगह धमाका हुआ उस जगह करीब 10 फीट का गड्ढा हो गया। काफिले में शामिल लोग जब तक खुद को संभाल पाते, हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियों की बौछार को अंजाम दे दिया। नेता कुछ समझ पाते उससे पहले ही लाशों के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। काफिले की सुरक्षा में मौजूद सभी सुरक्षा कर्मियों के आगे केवल एक ही चुनौती थी कि किसी भी तरह इन नेताओं की जान बचाई जाए। 3 से 4 लोगों को जमींदोज करने के बाद अचानक गोलियों की आवाज थम जाती है। इस शुरुआती हमले के बाद काफिले में तैनात सभी लोगों को ये भान हो जाता है कि ये बहुत बड़ा और सुनियोजित हमला है, जिससे लड़ने और बचने का रास्ता मौजूदा तौर पर इन सुरक्षा कर्मियों के पास नहीं था। तभी हमलावरों की तरफ से एक नाम इन सभी के सामने पुकारा जाता है। नाम होता है महेंद्र कर्मा। हमलावर लगभग धमकाने के लिहाज से कहता है, तुम्हारे नेता नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल हमारे कब्जे में हैं। और यह ऐलान सुनते ही सभी समझ जाते हैं कि यह हमला नक्सलियों ने किया है। महेंद्र कर्मा को ढूंढ रहे नक्सलियों की आवाज जैसे ही महेंद्र कर्मा के कानों तक पहुंचती है, कर्मा खुद सामने आकर नक्सलियों के सामने सरेंडर कर देते हैं। कर्मा अपने आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों से अन्य नेताओं को छोड़ने की अपील करते हैं, लेकिन कर्मा को कहां मालूम था कि उनके खून के प्यासे इन नक्सलियों के मंसूबे कुछ और ही हैं। अगले 2 घंटों में नक्सलियों ने झीरम की शांत सी घाटी में आतंक और मौत की खौफ से चीखती कहानी लिख डाली। और जब नक्सलियों का एक काफिला अपनी कायराना हरकत को अंजाम देकर वापस अपने बियाबान में लौटता है, तो अपने पीछे 27 लाशों को छोड़ देता है और कुछ को अचेत या यूं कहें कि तिल मरने के लिए। नक्सलवादियों ने चुनाव से पहले जो इतना बड़ा हमला किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनका बेटा, इसके साथ साथ महेंद्र कर्मा, जिसको यहाँ बस्तर का टाइगर कहा जाता था, नक्सलवादियों ने एक झटके में वीसी शुक्ला जैसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये उस हादसे के कुछ अवशेष। ये बोलेरो गाड़ी है जो उस समय जो सबसे पहले ब्लास्ट हुआ था, उसमें उछलकर आप मेन रोड से यहाँ लगभग 100 मीटर के पास हैं, वहाँ आकर ये पूरे का पूरा जीप का ढांचा आकर यहाँ गिरा था। उस वक्त अगर हम याद करते हैं, नक्सलियों ने उसमें चुनाव से पहले महेंद्र कर्मा को अपना टारगेट बनाया हुआ था और उस पर हमला करने के वक्त यहाँ लगभग 32 लोग उसमें मारे गए थे, जिसमें कांग्रेस के लीडर, सुरक्षा बल के लोग, वो तमाम लोग, कुछ बेगुनाह लोग जिनका किसी से कोई वास्ता नहीं था, किसी राजनीतिक पार्टी से या उससे, वो लोग नक्सलियों की गोली का निशाना बने थे। उस वक्त ये शायद बस्तर की सबसे बड़ी घटना थी। देश विदेश में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। ये भारत में नेताओं पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लगभग खत्म हो चुका था। कांग्रेस ने अपने नेताओं को खोया था और देश ने अपना अभिमान। सवाल देश के अंदर बढ़ रही नक्सल वारदातों पर उठ रहे थे। सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे थे। सवाल देश की अस्मिता पर उठ रहा था। लेकिन इन सवालों के बीच जब हमले में बचे लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई, तो पूरा देश स्तब्ध था। इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली ये तस्वीरें झीरम की खूबसूरत वादियों को कलंकित कर रही थी। सीने को चीरती और इंसानियत को झकझोरती तस्वीरों के बीच जब घायलों ने पूरी कहानी बताई, तो वो और भी खौफनाक और रूह को कपा देने वाली थी। पीड़ितों ने बताया कि जब महेंद्र कर्मा नक्सलियों के हाथ लगे, तो सबसे पहले नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया
और फिर उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। बस्तर टाइगर के बदन को तकरीबन 100 गोलियों से छलनी किया गया और फिर पत्थर से उनका सिर कुचल दिया। इस प्रकार की घटना होते होते करीब 6:15 हो गया। 6:15 बजे तक कईयों को मार डाला था इन लोगों ने। उसके बाद हमको बंधक बना के ऊपर ले गए। प्रतीत होता है कि वो एक सुपारी किलर थे। उनको नाम मालूम था कि किसकी हत्या करना है, किसको मारना है। चेहरा वो किसी का नहीं था। लेकिन आखिर क्यों नक्सली महेंद्र कर्मा से इतने परेशान थे कि वो महेंद्र कर्मा को मारने के लिए देश के सबसे बड़े नक्सल हमले की साजिश रचते रहे? या फिर यह हमला किसी और के इशारे पर, किसी और मंसूबे के चलते किया गया था? खैर, सवाल तो उठने ही थे, लेकिन उससे पहले इस हमले की पहली वजह जो सामने थी वो थी महेंद्र कर्मा के लिए नक्सलियों का गुस्सा। बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर महेंद्र कर्मा से नक्सलियों की अदावत लगभग 2 दशक पुरानी थी। जब छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब बस्तर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा के क्षेत्रों में नक्सली अपना आतंक मचा रहे थे। उस वक्त महेंद्र कर्मा लगातार ग्रामीणों को नक्सल के खिलाफ खड़ा करने में जुटे थे। साल 2005 में महेंद्र कर्मा ने सलवा जुडूम नाम का अभियान शुरू कर दिया। सलवा जुडूम के तहत महेंद्र कर्मा ने नक्सलियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने की ठानी और ग्रामीणों को नक्सलियों के खिलाफ सशस्त्र अभियान छेड़ने के लिए तैयार किया, जिसके बाद नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचा और महेंद्र कर्मा नक्सलियों के निशाने पर आ गए। इस हमले का मुख्य निशाना तो महेंद्र कर्मा थे, लेकिन शिकार कांग्रेस के 10 और नेता बने थे। वो नेता जो बने हमले का शिकार, नाम नंद कुमार पटेल, कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष। नाम विद्याचरण शुक्ल, पूर्व केंद्रीय मंत्री। नाम उदय मुदलियार, कांग्रेस नेता। नाम गोपी माधवानी, सीनियर कांग्रेस नेता। नाम दिनेश पटेल, नंद कुमार पटेल के बेटे। नाम योगेंद्र शर्मा, कांग्रेसी नेता। नाम अभिषेक गोलछा, नेता कांग्रेस। इस हमले ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया। जो तस्वीरें सामने आई उसमें नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार, दिनेश पटेल के मृत शरीर शत विशत अवस्था में पड़े थे। वहीं विद्याचरण शुक्ल घायल अवस्था में अपनी कार में मिले। गनीमत ये थी कि उनकी सांसें अभी चल रही थी। सभी नेताओं के पीएसओ नक्सलियों की गोली का शिकार हो गए थे और यह हमला हर किसी के दिल को दहला देने के लिए काफी था। जैसे जैसे सर्चिंग में शव मिल रहे थे, वैसे वैसे घटना की भयावहता की कहानी खुद ब खुद बुनती जा रही थी। विद्याचरण शुक्ल ने भी हमले के 12 दिनों के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया और हमले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 29 हो गया। हमले में एकमात्र कांग्रेस नेता जो बच पाए वो थे कवासी लखमा, लेकिन एक और नेता थे जो इस हमले से बच पाने में कामयाब रहे थे और जान बचा पाने की यही कामयाबी उनके लिए हमले के साजिशकर्ता होने का आरोप बन गई। नाम अजीत जोगी, पद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। दरअसल जब झीरम घाटी हमला हुआ उससे पहले जो आखिरी सभा कांग्रेस नेताओं ने संबोधित की थी उसमें अजीत जोगी भी मौजूद थे, लेकिन जोगी अपने पैर की वजह से सड़क की बजाय हवाई रास्ते से वापस लौटे। लेकिन खुद कांग्रेस के नेताओं ने अजीत जोगी पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। चूंकि हमले के शिकार सभी शीर्ष नेता हुए थे और प्रदेश आगामी चुनाव से पहले लगभग विपक्ष मुक्त हो चुका था, तो राजनीति होना लाजमी था। कांग्रेस के नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को माओवादी हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस की पूरी परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा दी गई।
लेकिन जिस जगह पर जीरम घाटी में हमला हुआ वहीं सुरक्षा मौजूद नहीं थी। इसे देखते हुए कांग्रेस ने इस घटना को आपराधिक राजनीतिक षड्यंत्र कहा था। कांग्रेस के तमाम नेता भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पीएल पुनिया ने हमले के पीछे गहरी साजिश का संदेह जताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग शुरू कर दी और उसके पीछे की दलीलें भी हमले में गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। इस कारण कांग्रेस नेताओं ने जताया संदेह। हमले के कुछ दिन पहले इसी झीरम इलाके में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह की विकास यात्रा हुई थी। तब वहां उनकी सुरक्षा के लिए 1786 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद कांग्रेस की विकास यात्रा के लिए इसी झीरम घाटी में सुरक्षा के लिए 218 कर्मियों की तैनाती की गई। नवंबर 2012 में महेंद्र कर्मा पर हमला किया जा चुका था। उसके बाद भी उनकी सुरक्षा की समीक्षा प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप ने क्यों नहीं? नवंबर 2012 में महेंद्र कर्मा पर हुए हमले के बाद कर्मा ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? गरियाबंद जिले में जुलाई 2011 में नंद कुमार पटेल के काफिले पर भी हमला किया गया था। उसके बाद भी पटेल की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। माओवादी किसी बड़े आदमी को बंधक बनाने के बाद उन्हें रिहा करने के बदले में अपनी मांग पूरी करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमले के दौरान जब नंद कुमार पटेल को पहले नक्सलियों ने बंधक बनाया, तब उन लोगों ने कोई और मांग क्यों नहीं की? निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो बात है, क्योंकि कई घटनाक्रम ऐसे होते हैं जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसा पूछा उनने, ये भी एक चीज है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस फोर्स थी वो बहुत जो देर से आई, उससे मुझे लगता है 100% इसमें साजिश हुई है। बाकी चीजें तो आंकलन है, चलिए भाई अपन सोचते हैं कि उसने पूछा ऐसा वैसा, या कोई कहीं से चला गया दूसरे तरीके से, कोई कहीं से चला गया बच गया, ऐसा वैसा सब बातें होती है। मगर मुख्य बात यह है कि वाई द पुलिस वेंट सो लेट, जो पूरा फोर्स थी पूरी जो लगी हुई थी जो बस्तर में, और वो घंटों वहां पर फायरिंग चली। और घंटों में क्या होता है कि मिलिट्री एक्शन तो जो वहां से अगर करते तो विद इन 10-15 मिनट्स जो है पूरी फोर्स पहुंच सकती थी, ऊपर से फायरिंग कर सकते थे लगातार। जाहिर सी बात थी, यह आरोप भारत में नेताओं पर हुए सबसे बड़े हमले को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बना रहे थे। वो साजिश जिसके तार सरकार, प्रशासन और कुछ दिग्गज नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लेकिन इन सवालों के बीच मारे गए नेताओं के परिवार के लिए यह असीम दुख की घड़ी थी, क्योंकि सत्ता संघर्ष में हार और जीत के बीच जिंदगी जीने वाले इन नेताओं के परिवारजनों ने कभी नहीं सोचा था वैचारिक लड़ाई लड़ रहे उनके अपने नक्सलियों की गोली के शिकार हो जाएंगे। इस हमले की जिम्मेदारी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादियों ने ली थी, लेकिन मारे गए नेताओं के परिवारजनों और कांग्रेस के नेताओं के सवालों ने पूरे मामले में साजिश की आशंका को बल दे दिया। कांग्रेस की तरफ से लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। फिर तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले को सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा? महेंद्र कर्मा लगातार नक्सलियों के निशाने पर थे, फिर उनकी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? इलाका नक्सल प्रभावित था और वहां वीवीआईपी गतिविधि होनी थी, फिर खुफिया तंत्र फेल कैसे हो गया? झीरम घाटी नक्सल इलाका है, फिर वहां पेट्रोलिंग पार्टी गश्त क्यों नहीं कर रही थी? नक्सलियों ने लगभग 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक तांडव मचाया। इस दरमियान कोई मदद वहां क्यों नहीं पहुंची? अगर नक्सली घटना होता तो नक्सलियों का उद्देश्य ये होता कि भाई एक भय व्याप्त किया जाए। वो आते, गोलीबारी करते, उसमें जो बच जाते और वो चले जाते, उससे एक भय व्याप्त हो जाता। लेकिन अगर टारगेटेड नंद कुमार पटेल जी कौन है, महेंद्र कर्मा जी कौन है, ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, दिनेश पटेल जी मेरे बड़े भैया, जो राजनीतिक रूप में परिदृश्य में सीधे तौर पे कहीं नहीं थे, उनको कोई जानने वाला नहीं था, तो नक्सली उन्हें क्यों टारगेट बनाया और उनको बार बार क्यों पूछा जा रहा था कि दिनेश पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है? सवालों की बौछार और विपक्ष के दबाव में राज्य सरकार ने जांच एनआईए को सौंप दी।
एनआईए ने अपनी तफ्तीश के बाद वारदात में शामिल 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 21 मार्च 2014 को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में फरार नक्सलियों के नाम की सूची भी पेश की गई और कहा गया कि फरार आरोपियों को गिरफ्तारी करने की कोशिशें जारी है। इस सूची में बड़े नक्सली नेता मुपाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, रवुला श्रीनिवास उर्फ रमन्ना सहित 26 नक्सलियों के नाम दर्ज थे। एनआईए ने 2015 में मामले में आखिरी चालान पेश किया। इस चालान में नक्सली संगठन के सचिव मुपाला लक्ष्मण राव और पीएलजीए के मुख्य कमांडर रवुला श्रीनिवास उर्फ रमन्ना का नाम हटा दिया गया। दूसरी ओर इस मामले में स्थानीय स्तर के सिर्फ 9 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। शुरुआती चालान में वारदात में आंध्र प्रदेश के 7 नक्सली नेताओं के शामिल होने की बात कही गई। इन तमाम जांच के बीच सरकार ने एक और न्यायिक जांच एजेंसी की घोषणा की, जो जांच कम और विवादों में ज्यादा रही। और फिर हमले के लगभग 5 साल बीतने के बाद जैसे ही राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई, सरकार ने तुरंत न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र की अगुवाई में बने न्यायिक जांच आयोग की कार्यावधि को बढ़ा दिया और साथ ही कुछ नए बिंदुओं को इस जांच में शामिल करवाया, जिन पर कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए लगातार जोर दे रही थी। राज्य सरकार ने आयोग की जांच के दायरे में 8 नए बिंदुओं को शामिल किया। इसमें यूनिफाइड कमांड की भूमिका भी शामिल है। सरकार ने नक्सल विरोधी ऑपरेशन और विशेषकर टीसीओसी की अवधि के दौरान यूनिफाइड कमांड की भूमिका, यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष के कर्तव्य पर सवाल उठाए। न्यायिक आयोग से ये भी बताने को कहा गया कि क्या यूनिफाइड कमांड के तत्कालीन अध्यक्ष ने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाया। 2010 में दंतेवाड़ा जिले के एक माओवादी हमले में सीआरपीएफ के 75 कमांडो की शहादत के बाद यूनिफाइड कमांड का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। झीरम घाटी हमले के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह इस भूमिका में थे। क्या राज्य में पूर्व में किए गए बड़े माओवादी हमलों को ध्यान में रखते हुए उन इलाकों की यात्रा आदि के लिए किसी निर्धारित संख्या में या उससे भी अधिक बल प्रदाय करने की कोई दिशा निर्देश थे? 25 मई 2013 को बस्तर जिले में कुल कितना पुलिस बल मौजूद था? क्या परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम की अवधि में बस्तर जिले से पुलिस बल दूसरे जिलों में भेजा गया था? यदि हाँ, तो किस कारण से और किसके आदेश थे? क्या इसके लिए स्वीकृति प्राप्त की गई थी? सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण और रिहाई में किस तरह के समझौते माओवादियों के साथ किए गए थे? क्या उनका कोई संबंध दिवंगत महेंद्र कर्मा की सुरक्षा से था? ये तो वो सवाल है जिनकी जांच एसआईटी के जिम्मे है। लेकिन कांग्रेस नेताओं के मन में अपने तब के सबसे बड़े नेता अजीत जोगी को लेकर भी संदेह है। कई कांग्रेस नेता गाहे बगाहे इस पूरी साजिश में अजीत जोगी को भी लपेटते देखे जाते हैं। हालांकि उस हमले से पहले जब अजीत जोगी हवाई मार्ग से वापस लौट रहे थे, तब उनके पास सड़क मार्ग से नहीं जाने का पुख्ता कारण था। लेकिन हमले के बाद जिस तरह की स्थिति बनी, उसमें सबसे ज्यादा उंगलियां अजीत जोगी पर ही उठी। खैर, अब तो ये जांच के बाद ही तय होगा कि ये हमला सच में किसी साजिश का नतीजा था या फिर कांग्रेस केवल राजनीतिक फायदे के लिए अपने नेताओं की मौत पर